Assalamualaikum, you're watching Face to Face. I'm Mohammad Akbar Bajwa. I'll come straight to the point. आज डायरेक्ट बात करते हैं। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर वक्त देने के लिए। वो IMF को एक ख़त लिखने का वो 2 रोज़ पहले हमें पता चला, फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगले रोज़ वो आ जाएगा सबके सामने। वो अभी तक सामने नहीं आया, बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी महसूस किया गया कि थोड़ा सा शायद अंदाज़ा हुआ कि यार काम थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, और फिर उससे थोड़ा सा बैक ट्रैक हुआ कि भाई हमारा मकसद वो नहीं है कि हमने पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को जेपरडाइज करना है। तो वो जो कह रहे थे कि कल शाम तक आ जाएगा, वैसे वो अभी तक इरादा कायम है सर तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखने का? थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी जी। देखिए, एक हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस का खासा बन चुका हुआ है कि वो हकायक को जांचे बगैर पहले ही अपनी जजमेंट जो है ना वो दे देते हैं। और ये IMF को जो लेटर का अंदिया दिया गया था वो भी मेरा ख्याल है कि इसी एक रवैये की, इसी एक माइंडसेट की अक्कासी करता है। अभी लेटर गया नहीं है, और आप आप से मुराद आपकी ज़ात नहीं है, लेकिन मीडिया के ऊपर आपको देखें हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, हर किस्म का लीडर जो है वो हर किस्म की बात कर रहा है। बिल्कुल खान साहब ने कहा था एक लेटर लिखना है, लेकिन कल मैंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की थी अली ज़फ़र साहब के नाम से, और वो ये थी कि जी हमारा मकसद किसी सूरत में भी कोई ऐसा कदम उठाना नहीं है जिससे कि रियासत के इंटरेस्ट को डैमेज हो। लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद है कि जब पहली दफ़ा IMF के वफद ने इमरान खान साहब को कॉल ऑन किया था, तो वो हमने अपनी कंसेंट दी थी विच वॉज कंडीशनल ऑन द फैक्ट के मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। उसके बाद जब दूसरी ट्रांच की बारी आई तो कॉल ऑन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमसे राब्ता किया था और हमने फिर उसकी रीइटरेशन की थी और उसको हमने आगे बढ़ाया था। अब ये तीसरी बारी है। इसमें जो फ़र्क ये है कि जी इलेक्शंस हो चुके हुए हैं, और इलेक्शंस जो हैं वो दुनिया की इलेक्टोरल तारीख में मेरा ख्याल है एक बदतरीन इलेक्शन के तौर के ऊपर जाने जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदर दैन द फैक्ट कि हमें कोई पोलिटिकल स्पेस नहीं दी गई, हमारे ऊपर रियासती जबर और जुल्म जो है वो जारी रहा। हमारी तकरीबन को 90 के करीब सीटें जो है नेशनल असम्बली से वो भी छीनी गई हैं, रात के अंधेरे में उनके ऊपर डाका डाला गया है। सो ये पहले दोनों जो मौके के ऊपर जब हमने अपनी अप्रूवल दी थी IMF के प्रोग्राम को, वो उनके साथ रिलेट करता है। सो हम कोई ऐसा काम कभी नहीं उठाएंगे जिससे कि कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि रियासत के इंटरेस्ट जो जेपरडाइज हों। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये भी दुनिया को बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये इलेक्शंस जो हैं उनको रात के अंधेरे में उनके ऊपर डाका डालना वो क्या चीज़ है। और ये चूंकि इन तमाम लेंडर ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आप पढ़ लें, इनके मैनिफेस्टोस पढ़ लें, इनके जो रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें, तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जो है वो पैरामाउंट है इनके लिए, उन ममालिक के लिए जिनके साथ ये डील करते हैं। सो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। लेटर अभी तक नहीं गया। लेटर जब जाएगा तो लाजमी बात है कि आप और बाकी सब लोग भी उसको पढ़ सकेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बड़ा इनको मुकर्रब रखते हैं कि जनाब ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, बट स्टेट डिपार्टमेंट के हमने देखे हैं वहाँ पे जब उनसे सवाल होता है पाकिस्तान की, वो कहते हैं इट्स इंटरनल मैटर, ना इलेक्शंस पे कमेंट ना किसी और चीज़ के ऊपर। तो वहाँ पे वो बिल्कुल एक न्यूट्रल सी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। एट द वेरी सेम टाइम IMF की तरफ से जो कल सर स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी आर ईगर टू वर्क विद द इनकमिंग गवर्नमेंट, वो तो मुश्ताक हैं कि जनाब वो काम करें उनके साथ, जिससे ये मतलब अखज़ किया बहुत सारे लोगों ने कि IMF को तो खत चला भी जाए तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इट वुडंट सर्व द पर्पस जो तहरीक इंसाफ चाहती है खत भेज के। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि वो पर्पस क्या है जो कि हम चाहते हैं। वो पर्पस ये नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचे। वो पर्पस ये है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए गए। दूसरी बात, आपने 2 लोगों की बात की है, 2 इंस्टीट्यूशंस की बात की है, एक अमेरिकन गवर्नमेंट की बात की है, दूसरी IMF की बात की है। तो इनके दरमियान जो लिंकेज है उससे भी हम सब आगाह हैं कि ये किसका राग अलापती हैं ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं। तो उसमें भी हमें कोई हैरानगी नहीं हुई कि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आने के फौरन बाद IMF की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। खान साहब ने ये रिट्रेट किया है अपने बयान में कि हम चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे।
मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है, और अगर हम ये जब लेटर लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ भी हम स्टेट करेंगे कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुल्क में जो इलेक्शन हैं किस तरीके से एक पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। दैट इज ऑल। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जांचना चाहिए सर। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम वो कल परसों मेरे साथ जो आपकी ऑपोजिशन पार्टीज़ के लोग मौजूद होते हैं वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं, दे अलेज कि क्योंकि मैं उनसे ये पूछ रहा था कि इलेक्शंस हुए और दूसरे तीसरे दिन हमने देखा अमेरिकन कांग्रेसमैन और डिफरेंट जर्नलिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब आवाज़ें थी कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हो रहा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरह से रिजल्ट्स आए सामने और जो सब मामला रहा, वो ये इल्ज़ाम लगता है कि ये लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं जिसकी वजह से ये जो कांग्रेसमैन है, और या फिर इनको वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पाकिस्तानीज़ के वोट चाहिए और वो इस वजह से बातें कर रहे हैं, मगर ना दे डोंट मीन एनीथिंग अबाउट बाय क्रिटिसाइजिंग, ये इस तरह से क्रिटिसाइज करके, और उनका मकसद कोई नहीं, ये लॉबियस्ट है अभी तक जो तहरीक इंसाफ जिनके थ्रू बदनाम कर रही है पाकिस्तान को। सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो झरलू इलेक्शंस नहीं थे? सवाल ये है कि क्या पीटीआई का मैंडेट जो है वो रात के अंधेरे में डाका डाल के चोरी नहीं किया गया? क्या ये हकीकत नहीं है कि पीटीआई के ऊपर रियासती जबर और जुल्म जो है वो पिछले 2 साल से जारी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे लोगों को किडनैप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बतवाई गई? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स और एक्टिविस्ट अभी तक जेलों में हैं, बगैर मुकदमे के, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी चीज़ के? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे लीडरान के ऊपर इस वक्त, जबकि हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी प्रेशर है कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो वो बदले? इलेक्शंस के बाद भी प्रेशर था। क्या ये हकीकत नहीं है कि उनमें से कुछ लीडरान को अब भी किडनैप किया गया? देखिए ये लंबी है मेरे भाई, मुझे घंटों लग जाएंगे इसको बयान करते हुए। तो ये किस चीज के ऊपर, ये जो जितनी भी इस वक्त हुकूमत की, क्रिमिनल हुकूमत की मेंबरान जमातें हैं, ये इनका बेसिस क्या है ये कहने में कि जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा डैमेज इन मुजरिमीन ने किया है, इलेक्शंस में फ्रॉड करके इन मुजरिमीन ने किया है, जो आज हुकूमतें बनाने के चक्कर में हैं, जो बना रहे हैं हुकूमतें और जिनकी हुकूमतें बनेगी। एक चीज़ रऊफ साहब, मैं आपसे वैसे चलें इसमें थोड़ा सा, आप पार्टी का जाहिर है कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी ज़ाती राय इस पे क्या है कि ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऑब्वियसली उसका मकसद जो आप बता रहे हैं वही होगा कि जनाब ऑडिट हो यहाँ पे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, बट एट द वेरी सेम टाइम ये कहा जाता है और इससे ये माने लिए जा सकते हैं कि इस मूव ने मजीद कुछ दूरियां बढ़ाई नहीं होंगी साथ आपकी, और जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया आपकी ऑपोजिशन जमातों की तरफ से, तो वो एक जो और वाइडन हो गई रिफ्ट, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव ना होगी? देखिए मैं आपसे फिर ये अर्ज करूंगा कि आप लेटर अभी लिखा ही नहीं गया, लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे जब लिखा जाएगा वो ना आपने देखे, जहां अभी मुझे पता है। तो ये कहना कि हम उसको ऑडिट से लिंक कर रहे हैं प्रेमेच्योर है, ये और भी किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी जो है वो प्रेमेच्योर है। जी बिल्कुल, मैंने पहले कंसीड किया है कि लेटर का आइडिया मौजूद है, उसको डिलिब्रेट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम लेटर किस किस्म का लेटर लिखेंगे, जब सामने आएगा तो मैं आपके साथ फिर तैयार हो जाऊंगा बैठ के बात करने के ऊपर, आप सवाल करेंगे मैं उसके जवाब आपको दूंगा, लेकिन इस स्टेज के ऊपर एज यू एंड आई टॉक, आई थिंक ये सारा मैटर जो है ना वो स्पेकुलेटिव है रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है, वो जो मच अडू अबाउट नथिंग, ये तो फिर चाय की प्याली में तूफान है, अभी तक तो वो मामला उस तरह से है ही नहीं आपके मुताबिक, ना खत लिखा गया है ना उसके मदरजात का किसी को पता है। अच्छा सर, वो जो डाके की आप बात करते हैं कि वोट पे जो डाका और वो फॉर्म 45-47 के झगड़े, वो सबको पता ही है, वो सबने देखे हैं किस तरह से रिजल्ट लेट हुए, वो सब मामला अपनी जगह पे, लेकिन अब एक ये भी ओपिनियन आ रही है और वो कहा जाता है कि चलें हो आप आगे चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूं आएगी कि चलें अब आगे को चलते हैं। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलें, ये स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा, क्या आगे, ये कब तक आगे, कितना आगे तक आप इसको लेकर जाएंगे टू परस्यू कि जो जहां जहां पे आपको शिकवे हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो एड्रेस नहीं होती, तो फिर क्या उसके बाद भी यूं ही जारी रहेगा मामला, एहतजाज क्या सड़कों पर, और जिस तरह बाकी जमातें भी खैर कर रही हैं, ये कहां तक चलेगा मामला? क्योंकि आपकी जो आप हुकूमत में हैं वो कह रहे हैं कि आए बैठते हैं, वो आगे आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए कितने मौके आए पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, कि हमने आगे बढ़ने की फिर कोशिश की और कहा जी चलें ये पास्ट भूल जाएं, आगे देखें, लेकिन अगला इलेक्शन जो आता है वो पहले से ज़्यादा रिग्ड होता है। ये इलेक्शन जो है ये तमाम हदूद जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है और ये मौका आ गया, ये वक्त आ गया है कि देखिए कोई सारी सियासी जमातें एक पोजीशन लें कि जी इलेक्शन जो हैं वो इम्पार्शल होने चाहिए।
इलेक्शन जो हैं उनको रिग नहीं करना चाहिए, और जिस भी पार्टी के पास अवाम का जेन्युइन मैंडेट हो, वो पीटीआई हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको हक़ हुकूमत मिलना चाहिए और उस पर डाका नहीं डालना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये तय नहीं कर पाएंगे और जब तक इसी किस्म के इलेक्शंस होते जाएंगे, each succeeding election being more corrupt than the previous one, each succeeding election being more rigged than the previous one, तो कभी भी पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत जो है वो नहीं आ सकेगी, कभी भी पाकिस्तान की आवाम के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो लड़ाई है वो 3 कॉन्टेक्स्ट में है। नंबर 1, अब हम असेंबलीज में हमारी एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्ट होके आई है, हम असेंबलीज के अंदर बैठ के अपना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो प्ले करेंगे। नंबर 2, हमारी एक लीगल बैटल है, वो एट हैंड है, जो कि हम कर रहे हैं। हम लोग उसमें इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम उसमें ट्राइब्यूनल्स जाएंगे, कोर्ट्स जाएंगे। हमारा ये जो फॉर्म 45 का और हमारा जो हक छीना गया है उसको हम रिक्लेम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सियासी ऑप्शन भी मौजूद है। हमारी एक बहुत वास्ट, जो कि अब सबको पता होना चाहिए, हमारी सपोर्ट बेस जो है पूरे मुल्क में फैली हुई है। हम पुरअमन एहतजाज, जो कि एक आईनी हक है जो हर सियासी जमात को, हर पाकिस्तान के शहरी को मिलता है, हम इसको भी एक्सरसाइज करने का सोचेंगे। हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, और वो जद्दोजहद क्या है? वो जद्दोजहद सिर्फ हक हुकूमत देने के लिए नहीं है, वो जद्दोजहद पाकिस्तान में एक जमहूरी कल्चर और जमहूरी वैल्यूज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जमहूरियत की जो जड़ें हैं उनको गहरा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो जद्दोजहद हम पूरा इरादा रखते हैं कि उसको जारी रखेंगे। और रऊफ साहब, कोई इरादा है कि जो आपकी बरादरी है, यानी कि सियासतदान है, उनके साथ बैठने का, कि सिर्फ इसी नुक्ते पे बैठने के पहले इस चीज़ को तय करें कि हमारे साथ ये धांधली क्यों हुई और ये सीटें वापस की जाएं, इसके अलावा और कोई किसी किस्म का उनके साथ बैठने का कोई इरादा या कोई होप रख सकते हैं पीटीआई की तरफ से? देखिए, हमने हमारा जो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है बातचीत करने का, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा है, मतलब उसके कुछ नॉन प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि इनके जो डिमांड्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होते। मसलन जब हम हुकूमत में थे तो ये लोग जब भी हमसे बात करते थे, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर कही, तो सबसे पहले जो चीज़ टेबल पर रखते थे वो रखते थे एनआरओ, कि हमारे केसेस जो हैं उनको फरामोश कर दें, उनको दरगुजर करें, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा जो प्लान है, वो उसमें फिट इन नहीं होता। तो अगर ये लोग अपना माइंडसेट बदलें ज़रा और देखें कि जी अगर रियासत के इंटरेस्ट में हम इकट्ठे हो सकते हैं या बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि उसको डिबेट किया जा सकता है। अब तो उनके केसेस खत्म हो चुके हैं ना सर, अब उन्होंने कौन सा एनआरओ मांगना है? वो तो जिस तरीके से उन्होंने केसेस खत्म कराए हैं भाई, वो भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, उसको भी हम नहीं भूल सकते। ये केसेस जिस तरीके से 15 दिन में मियां नवाज शरीफ साहब को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा के दोबारा वो मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान करने की कोशिश की गई है, बल्कि अब भी हो रही है, उनकी पार्टी आ रही है, वो एक इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल तरीका है। उसमें रियासत के जो इंस्टीट्यूशन अदारे हैं मेरे भाई, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, रादर देन कि जी आप टोटल सोशल मीडिया जो है, ट्विटर जो पिछले 1 हफ्ते से बंद है पाकिस्तान में, बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी कदगन लगी हुई है। तो रियासतें ऐसी चलती हैं। इस एज एंड टाइम में क्या वो आवाम के हकूक इस तरीके की छीनने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा व्हीकल जो कि उनकी आवाज़ को पाकिस्तान और दुनिया में पहुंचा रहा है, उसको आप उनको बंद करेंगे? ये तरीके तौर हुकूमत तो ठीक नहीं है ना, ऐसे हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रऊफ साहब, वो ज़रा पॉलिटिक्स से हट के, वो सोशल मीडिया की जो हम बात कर रहे थे, वहाँ से बहुत सारी रूमर्स भी जन्म ले लेती हैं। एक दिन पता चला परसों रात को कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर कुछ जहर खुरानी के हवाले से भी रूमर्स वगैरह चलती रही। आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई कि 2 चीज़ें उसके अंदर, उनकी तबीयत के हवाले से और ये जो तमाम अफवाहें उड़ रही हैं उस पर ज़रा क्लैरिटी दे दीजिए। और दूसरा, उन्होंने कर दी हुई है रिक्वेस्ट कि मुझे ना रखा जाए बनी गाला में और वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, उस पर तो सुना था उन्होंने कहा कि जेल में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और वहाँ पे जगह भी नहीं है हमारे पास। देखिए, बुशरा बीबी ने खाना खाया था, खाना खाने के बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। ये तकरीबन 1 हफ्ते 7-8 दिन पहले की बात है, और काफ़ी दिन तक उनकी तबीयत नासाज रही और वो खाना प्रॉपर्ली नहीं खा सकी। उसके अलावा उनकी पिटिशन जो है इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने कहा हुआ है कि जी मुझे अडाला जेल में भेजा जाए, मैं यहाँ बनी गाला में नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी किसी ने पूछा
मर्जी के खिलाफ यहाँ रखा गया हुआ है। अब वो पिटिशन बाकी पिटिशंस की तरह पता नहीं कितनी देर तक, कितने हफ्तों या कितने महीने तक, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पिटिशन सुनी जानी चाहिए। अगर वो अडयाला जेल जानी चाहती हैं तो उनको वहाँ जाने देना चाहिए, फौरी इजाजत देनी चाहिए। जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है तो वहाँ खान साहब भी तो आफ्टर ऑल अडयाला में है ना सर, बाकी लोग भी रह सकते हैं, उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई ये उज़र होना चाहिए हुआ कि जब उनको उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला ले जाया गया। लेकिन ओवरऑल मतलब ये किसी के घर को सब जेल डिक्लेयर कर देना, ये तो एक लग्जरी समझी जाती है। वैसे तो बनी गाला में भी मतलब वो तो घर है, वहाँ पे शी इज बीन लिविंग देयर। आप ऐसा करें कि अथॉरिटीज को अप्लाई करें, कहें कि जी मैंने विजिट करना है, मैंने देखना है, और फिर जाके देखिए कि किन हालात में उनको रखा गया हुआ है। मैं इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा जी। I feel that it is belittling for a person like me to be talking about that in the sense कि वो जिन गुफ्ताबे हालत में उनको रखा गया है, जिस तरीके से एक कमरे तक उनको कन्फाइन किया गया और उस कमरे के साथ जो हाल किया गया उसका, वो मतलब आप खुद जाके देखें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि क्या कंडीशंस हैं जिनमें कि बुश हबीबी को इस वक्त वहाँ रखा गया हुआ है। हमें कहाँ जाने देना है वहाँ पे किसी ने, लेकिन मेरा ख्याल है देखने वालों को समझ आ गया होगा। और आपने जो बात बताई है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पंजाब में जो नई हुकूमत बनने जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर, कोई खातून चीफ मिनिस्टर होगी पंजाब की, और उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं। गवर्नेंस का चैलेंज तो अपनी जगह पे है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वहाँ पर एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए पंजाब के अंदर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वुड हैव गॉटन शॉक्ड कि हुआ क्या मामला। तो एक रिवाइवल किस तरह से क्या कर पाएंगी मरियम नवाज वहाँ पे, एक बड़ा टॉल ऑर्डर है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हबीब अकरम साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा, मरियम नवाज साहिबा के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो गवर्नेंस का होगा और दूसरी जगह पे एक जो साख हमने देखा है इलेक्शंस के रिजल्ट में, वो रिफ्लेक्ट किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अब वो साख पंजाब में नहीं रही, तो उसको रिसरेक्ट करने के लिए आपके ख्याल में एक बयानिए की भी उसमें शायद ज़रूरत हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस तरह से स्वीप किया उन्होंने पंजाब में, वो गवर्नेंस की बेस पे तो नहीं किया। उस्मान बुज़दार साहब की कोई इतनी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस तो नहीं थी, वो बयानिया की बेस पे थी। तो डू यू थिंक कि मरियम नवाज साहिबा कुछ ऐसा बयानिया दे पाएंगी अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस, उसको भी साइड पर रख लेते हैं, जिससे दोबारा एक मकबूलियत बढ़ पाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में? वक्त जो मुकाबला है, जो भी इलेक्शन में मुकाबला हुआ, वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं था। लेकिन मसला ये है कि इसके बाद उस्मान बुज़दार के बाद आने वालों ने क्या परफॉर्मेंस दिखा ली, या इमरान खान के बाद फॉर दैट मैटर आने वालों ने क्या परफॉर्मेंस दिखा ली। तो इनकी जो बुरी परफॉर्मेंस थी पीडीएम की, जो जमातों ने जो हुकूमत बनाई थी कुछ पंजाब में और मरकज में भी, तो उन्होंने भी तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं। तो लिहाजा अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपको लगता ये है उस्मान बुज़दार जैसा नॉन परफॉर्मिंग आदमी इनसे तो कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर। और इसी तरह इमरान खान, जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो जौहरी मसाइल हैं उनको दुरुस्त नहीं किया, बुनियादी मसाइल को दुरुस्त, तो उनके बाद आने वालों ने कौन सा दुरुस्त कर लिया, बल्कि मसाइल को ज्यादा गंभीर। तो लिहाजा परफॉर्मेंस का मामला है, उस पर भी अब अगर आप देखें तो आप उसमें भी इमरान खान का और उनकी जो दीगर हुकूमतें थी उसमें उनका ग्राफ जो है वो कुछ बेहतर नजर आता है। बाकी जहां तक नैरेटिव का मामला है, तो नैरेटिव सबसे पहले तो ये कि इस वक्त एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ पीएमएलएन हुकूमत संभाल रही और बिलखुसूस मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। सबसे पहला प्रॉब्लम इनका ये है कि पॉलिटिकल और अखलाकी और सियासी साख से ये दोनों हुकूमतें महरूम है, वो मरकज में है, वो पंजाब में है। सबसे ज्यादा नशिस्तें जिनके ऊपर एतराज़ात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि फॉर्म 47 का फायदा अगर किसी जमात को मिला तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो लिहाजा एक तो ये है नेगेटिव हिस्सा जिसको ओवरकम करना है। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आ जाए तो वहां पे हम देखते हैं कि अगेन इस दफा पूरी की पूरी जो हुकूमत का ढांचा बन रहा है वो दो खानदानों पर मुश्तमिल, या यूं कह लीजिए कि दो खानदानों को उसमें बुनियादी हैसियत हासिल है। एक है भुट्टो जरदारी खानदान और दूसरा है शरीफ खानदान। मरकज में जनाबे चचा मोहतरम वजीर आजम होंगे और भतीजी मोहतरम जो है वो पंजाब यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला होंगी। तो लिहाजा वो जो खानदानी क्लच है, यानी वो जो खानदानी गिरफ्त है सियासत के ऊपर,
उससे भी एक नेगेटिव क्रिएट होती है। तो लिहाजा सबसे पहले तो इन दो चीजों का इलाज करना है। अब ये इलाज सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं हो सकता, तो अब इसके लिए तो उन्हें पॉलिटिकल नैरेटिव की जरूरत है। और इस तस्वीर के कायम रहते हुए कि चचा मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं लाहौर में और भतीजी मोहतरमा उनके इस्तकबाल के लिए जा रही हैं, तो ये तस्वीर जब जब चलेगी लोगों को ख्याल आएगा कि दरअसल वो किस रिजीम के तहत रह रहे हैं। दूसरा हिस्सा है इसका, जो दूसरा हिस्सा है कि परफॉर्मेंस। अब जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो उनकी पहली तकरीर ने ही ये वाजे कर दिया है कि उनके पास पंजाब के लिए कोई खास प्लान मौजूद नहीं। जितने भी प्लान्स, जितने भी मंसूबे जिनका ऐलान उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के सामने पहली तकरीर में किया, वो सब के सब आप भी बतौर रिपोर्टर जानते हैं, मैं भी बतौर रिपोर्टर जानता हूँ कि सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर की राहदारी की हर रद्दी की टोकरी में इस तरह के मंसूबे पड़े। अच्छा जी, अस्पतालों को ठीक करना है, स्कूलों को ठीक करना है, फलां स्कूल में दीवारें, मामला ऐसे, ये किसको नहीं पता। और इन मामलों पे कितनी दफा बहसें हो चुकी हैं, कितनी दफा प्रेजेंटेशनें दी जा चुकी हैं, और क्या ये कभी मसले हल हुए हैं? देखिए, पंजाब को इस वक्त और पूरे मुल्क को मजबूरी तौर पर और पंजाब को खुसूसी तौर पर एक विजनरी लीडरशिप की जरूरत है, जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का डोल डाले। तो उसकी कोई तवक्को या उसका कोई इम्कान मुझे तो नहीं। अच्छा हबीब साहब, एक वो जो बड़ा एक वो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है आजकल, हीलिंग टच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिलखुसूस पंजाब की अगर बात की जाए, जो यहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, जो यहाँ पर पकड़ धकड़ हुई, जो यहाँ पे लोग जेलों में भेजे गए और जो घरों पर छापे लगे, उसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमतों पर जाती रही। खासतौर पर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की निगरान हुकूमत पर। बट आई नो कि आप ये कहते हैं कि वो जो निगरान हुकूमत पंजाब की थी वो एक कॉन्टिन्यूएशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही की। लेकिन अब आगे, अब ये तो बाकायदा एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी ना, जो मरियम नवाज साहिबा जिसको हेड करेंगी यहाँ पे पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो कोई पॉलिसी शिफ्ट इस मामले में कोई इम्कान आपको नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई हाथ हौला हो जाएगा, या फिर ये उनके पे ग्रेड से ऊपर की बात है? मुझे आपकी दूसरी बात में ज्यादा जो है दलील नजर आती है। उसकी वजह यह है कि अगर तो ये हुकूमत वाकई यानी इसके मैंडेट पे किसी शक शुबे का इजहार ना होता, इसकी जो हासिल करता नहीं, उनके अंदर वोट सिर्फ फॉर्म 47 के मोहताज ना होते, बल्कि उसकी बुनियाद में फॉर्म 45 भी होता, लोगों को इत्मीनान होता कि उन्होंने अपनी आंखों से रिजल्ट्स को बतदरीज ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए बदलते हुए, तो लिहाजा तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फिर हम कह सकते सही मानों में एक नुमाइंदा हुकूमत है जो डेफिनेटली अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। लेकिन जब जो मौजूदा हुकूमत है या जो मुस्लिम लीग नून, तो इसको जो कुछ इलेक्शन कमीशन की वसातत से मिला है, जाहिर है वो उसके ऊपर ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो हतमी तौर पर आवाम का दिया हुआ फैसला था या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कानून की किताब खोल के किसी कायदे ज़ाब्ते के जरिए ये फैसला निकाला है। तो इस वजह से मैं नहीं तवक्को करता कि कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी। लेकिन डेफिनेटली अब पीएम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी चूंकि असम्बलियों में एक प्रेजेंस है, तो उसकी वजह से मामलात में कुछ बेहतरी आए तो आए। हुकूमतों के तर्ज अमल में हुकूमतों के तर्ज अमल बदलते हुए मैं नहीं देखता। लेकिन हबीब साहब, उसमें एक बात है कि तहरीक इंसाफ को जो उन पर जबर हुआ उसका फ़ायदा एटलीस्ट वोट की सूरत में ज़रूर हुआ, और सियासी लोग इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चंद एक लीडर्स जिनसे मेरी बात हुई, वो इस बात को बाकायदा मानते हैं और वो कहते हैं कि यार ये बड़ा नुकसान हुआ इस जबर की वजह से हमें, तो लिहाजा इसको रेक्टिफाई करने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहिबा ने भी, मैं एक आई टेक जस्ट अ मोमेंट, आपको मैं सुनवा भी देता हूं, उन्होंने आखिरी जलसा जो कसूर में उन्होंने खिताब किया था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन्होंने मुखातिब कर लिया था। जरा आप भी सुन लीजिए, फिर उस पर जरा कमेंट कीजिए। तो चला दीजिए। आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं आज वादा करती हूँ और मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीक इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको वर्गलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो, मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो।
जी हबीब साहब, ये सुन लिया आपने। अब कल जिस तरह से असेंबली में वो घड़ियां उतार के वो जो एक अजीब सा विजुअल है, बड़ा रिडिकुलस किस्म का, वो भी आपने देखा है। इस पे जरा बताइएगा, डज शी मीन बिजनेस जब उन्होंने कसूर में ये वाला बयान दिया था? देखिए, जब आप हुकूमतों को देखते हैं कि वो ऐवानों में दाखिल हो, हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक, और जब वो अपने कायद की तस्वीरें लेकर असम्बली में नारे लगा रहे हो और अपने मुखालिफ जो उस असम्बली में मौजूद कोई एक तरह का मज़े का खेल सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अल्फाज जो कसूर में अदा किए वो मानी से खाली हैं। तो मैं अब अगेन आपकी तवज्जो उसी तरफ दिलाऊंगा कि अगर ये बाकायदा तौर पर अवाम की मुंतखब होती तो डेफिनेटली अवाम को जवाबदेही होती, और अवाम ये चाहते हैं, आम आदमी ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर यकसुई पैदा हो, यकजहती पैदा हो और फिर वो आगे बढ़े। तो लिहाजा लेकिन जब अवाम की रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होती तो वो फिर अपने कोकून में घुस जाती है, वो बाकायदा तौर पर अपने मुखालिफिन पर हमलावर होने की कोशिश करती रहती है, जैसा कि हमने कल भी देखा। तो इसलिए मैं तो इसमें कोई सूरत हाल में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं करता। इसके साथ साथ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अब उसके सामने कोई वाज़े एजेंडा नहीं है। आप देख लीजिए कि जितनी जो वफाक में हुकूमत बनी, वो आपको ये तो पता है कि फलां सदर, फलां सेनेट का चेयर, फलां वज़ीर आज़म, फलां वज़ीर और फलां कुर्सी पे बैठेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान मुश्तरका निकात जो इनके मंशूर के थे वो क्या है, वो कौन से मामलात हैं पर आगे बढ़ना है इनके अंदर। और फिर देखिए और फिर जहाँ तक आपने अभी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा हुआ, वो फायदा तो नहीं हुआ। वो तो मैं समझता हूँ कि अभी पूरा फायदा तो इन्हें नहीं मिला जितना फायदा मिल सकता था। ये बात ठीक है, फायदा असेस किया जा रहा था, ये तो मैं समझता हूँ कि उन्हें नुकसान दिया, कि नुकसान पहुंचा नहीं वो, लेकिन बार वो देखने वालों को नजर तो आ गया कि इलेक्टोरेट ने रिस्पॉन्ड किस तरह से किया। एक आखिरी सवाल हबीब साहब, ब्रीफली इस पे जरा अपनी रहनुमाई कीजिएगा कि मामला यूं है कि हम ये कहते हैं कि जनाब एंगेज किया जाए, हुकूमत अपोजिशन के साथ एंगेज करे, पीटीआई के साथ, बट एट द वेरी सेम टाइम एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पीटीआई ऑल्सो डजंट वांट टू एंगेज, क्योंकि उनका अगर वो एंगेज कर लेंगे तो उनका जो एक वो बिल्ड हुआ है इस वक्त सारा जो मकबूलियत है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी और वो मामला वो वाला रहेगा नहीं। तो आप यहां पे समझते हैं कि एक ये एंगेज करने की कोशिश करेंगे, दूसरा भी ये बता दीजिएगा क्या वो एंगेज होना भी चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट एंड एनवायरनमेंट ऑफ एंगेजमेंट देखना होता है ना। जब आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तौर पर दो फ्री और लाइन के एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ सब के सब खड़े, तो इन दो फरीकों के दरमियान को मुश्तरका नुक्ता कौन सा हो सकता है? और खास तौर पर ऐसे में कि जब एक फरीक यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है और बड़ी हद तक उसमें सदाकत भी मालूम होती है कि उसका मैंडेट चुराया गया और उसके मैंडेट की चुराए जाने वाले मैंडेट की मिकदार या तादाद ऐसी थी जो उसको हुकूमत में ला सकती थी। तो इसका मतलब क्या है? यानी क्या चुराए हुए एक ऐसी पार्टी जो चोरी से मुतासरा है और एक ऐसी पार्टी जो जिस पे चोरी का इल्जाम है, कि इन दोनों के दरमियान को मुश्तरका निकात हो सकते हैं? क्या इस बात में बात होगी कि अच्छा जी हमने आपकी सीटें जो है वो हमने 40 ली थी, चलिए 20 हम आपको वापस कर देते हैं, क्या ये होगा? किस बुनियाद पे आप, यानी कोई एक बुनियाद तो फराहम कीजिए ना कहीं कोई बात तो हो तो तब एंगेजमेंट होगी ना, क्योंकि वो किस बुनियाद पे है? सिर्फ ये कहा जाए कि आप भुला दें और बस आगे चल पड़े, तो ये कहना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ होंगे। उनका भी ये कहना है कि पुरअमन एहतजाज और इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ अवाम का हक है, आईनी हक है, लेकिन उसके बावजूद सिंध में भी हक नहीं दिया जा रहा। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कराची में अपोजिशन पार्टीज धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई थी। आप सारा दिन देखते रहे, वहाँ पे जो एहतजाजी थे उन पर ज़दोकोब भी किया गया। फिर उसके बाद ये भी हमें पता था कि एक धांधली मुखालिफ जो मार्च है और इसके अलावा सिंध असम्बली के बाहर धरना देना था जमात इस्लामी ने। तो कराची जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये धरना ख़त्म अचानक क्यों कर दिया गया। जी हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया है, फरमा दीजिएगा सर, ये क्या मामला, कोई यकीन दहानी हुई जिसके बाद ये धरना खत्म किया? नहीं, ये
धरना देखें, तय ये हुआ था GDA और जमात इस्लामी, PTI और JUI के कंबाइंड अपोजिशन थी। एहतजाज के हवाले से है कि जो नताइज को हम कलअदम करने की बात कर रहे हैं और इंटीरियर सिंध में जो कुछ भी हुआ है उस पर तो वो इलेक्शन ही कलअदम करने का मुतालबा GDA कर रहा है। तो इन दोनों नुक्ते के ऊपर ये पूरी तहरीक चल रही है और आज हमने ये तय किया था कि हम सिंध असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और अपने अपने जगहों से लोग जो हैं वो उसकी तरफ जाना शुरू हुए। लेकिन सुबह से ही बल्कि रात से ही इन्होंने कंटेनर लगा दिए, पूरा शहर ब्लॉक कर दिया, शारा फैसल ब्लॉक कर दी और फिर इर्द गिर्द तमाम तर चीजें जो है इन्होंने ब्लॉक कर दी। अब सिचुएशन ये है कि जब आपने हर तरफ से लोगों को रोक दिया तो हम कोई गोलियां चलाने तो नहीं आए थे ना, हम एहतजाज करने आए थे और पुरअमन एहतजाज करने आए थे ताकि कोई चरंगेजी से फायदा भी ना उठाए। तो जमात इस्लामी ने फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम जो मस्जिद खिजरा से होते हुए प्रेस क्लब पे पहुंचेंगे। GDA के लोग प्रेस क्लब पे पहले से मौजूद थे, JUI के लोग जो हैं वो पहले वहां से टोल प्लाजा पे उनको रोक दिया गया, फिर शारा फैसल पर उनके ऊपर अटैक किया गया, शेलिंग की गई, जख्मी किया गया। सुबह ही जो है खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों कारकुनान को जगह जगह से गिरफ्तार करने लगे। तो इससे अंदाजा हुआ कि ये हुकूमत तो बहुत ही हल्की है भाई, बहुत ही मतलब ये तो ऐसी खोखली हुकूमत सामने आ रही है कि जिसका तो कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। और हकीकत भी यही है, जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली MQM है, जो जिनके मेंबर बन गए हैं और पीपल्स पार्टी है, वो तो हकीकत में मैंडेट तो इनको मिला नहीं है। 1 लाख वोट भी जेन्युइन नहीं लिए MQM ने और उसको 15 कौमी कराची से दे दी, 2 हैदराबाद से दे दी, 25-30 सीटें सूबाई से दे दी। एक रिजेक्टेड पार्टी है जिसे कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, दहशतगर्दी को मुस्तरद किया, बोरीबंद लाशों को मुस्तरद किया, बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों को मुस्तरद किया और उसको लाकर मुसल्लत कर दिया गया। तो हमारा ये रिएक्शन, ये तो जाहिर है कि एक सस्टेनेबल प्रेशर है और हमने आज यौम सियाह का ऐलान किया है। अपनी जो भी मुशावरत हुई और मंगल को पूरे सूबा सिंध के अंदर यौम सियाह होगा और इस तरह से जो है एहतजाज के हक से महरूम करने के खिलाफ ये एहतजाज होगा। और असल बात तो ये है कि अवाम का जो हक के हुक्मरानी उनकी राय दही से बनता है। इस हुक्मरानी के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता, जो महरूम करता है वो आइन का गद्दार और बागी है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद अपनी जारी रखें। तो हाफिज साहब, इससे मतलब ये समझेंगे ऑफ एंड ऑन एहतजाज हुआ करेंगे धांधली के खिलाफ। धरने से जो एक जहन के अंदर इमेज आता है वो ये है कि कॉन्टिन्यूसली एक धरना दिया जाए और अप टिल द टाइम। तो मेरे प्यारे भाई, धरना आज तय नहीं था, आज असम्बली पर एहतजाजी मुजाहरा था। लेकिन असम्बली को तो उन्होंने कंटेनरों से चारों तरफ से बंद कर दिया और सिर्फ असम्बली को बंद नहीं किया, पूरे शहर को बंद करना शुरू कर दिया। ये थोड़ी करना था हमें तो एहतजाज करना था, एहतजाजी मुजाहरा। जब उन्होंने हमें एहतजाजी मुजाहरे के हक से महरूम किया तो हमने वहीं धरना दे दिया प्रेस क्लब पे। तो फिर मुशावरत की और मुशावरत के बाद इस पूरी फस्तायत के खिलाफ यौम एहतजाज। और देखें ना, JUI के काफिले पर जिस तरह टीयर गैस की है, जिस तरह गिरफ्तार किया है, जिस तरह उनको रोका है, इसकी भी हमने मजम्मत की है। और जाहिर सी बात है कि ये अमल किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए हम यौम सियाह मना रहे हैं। और ऑफ एंड ऑन नहीं है, ये बच नहीं पाएगी अब ये हुकूमत, ये जाली किस्म की हुकूमत। अच्छा, मतलब जब तक आपको लगता है कि आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक आप ये एहतजाजों का सिलसिला जारी रखेंगे। एक चीज जारी भी रखेंगे, वसी भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी, वसी भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक चीज हाफिज साहब, अब नहीं, इससे पहले भी पिछले टेन्योर के अंदर भी ये हुकूमत की तरफ से कहा जाता था कि जब सबको पता है कि एक रेड जोन है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करें और जगह एहतजाज करने के लिए वहां पे एहतजाज करें या धरना दें। तो हर दफा रेड जोन में जाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये नहीं, ये रेड जोन ग्रीन जोन ये किसने बनाया है? पाकिस्तान के आइन ने तो कोई रेड जोन नहीं बनाया। पाकिस्तान का आइन जमहूरी आजादियां देता है, पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है कि हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जैसे किसी रेड जोन को नहीं मानते, हम तो आइन को मानते हैं, दस्तूर को मानते हैं, हक रायदही, जमहूरी आजादियों को मानते हैं। जो भी इसको पाबंद करेगा हम उसके खिलाफ मुजाहिमत करेंगे और पुरअमन मुजाहिमत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि मुतालबात उनके पूरे नहीं होते और मुतालबात धांधली से मुताल्लिक ही हैं कि जो सीटें छीनी गई हैं वो वापस की जाएँ। और बल्कि JUIF तो यहाँ तक है कि वो चाहती है कि ये हुकूमत ना बने। एनीवेज, आज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया, आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे।